और इसका जो टॉपिक है उसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं दे आर मेड अप ऑफ अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंपोनेंट्स वो होते हैं जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हैं और हाथ से के साथ छू सकते हैं, उनको आप फिजिकली फील कर सकते हैं। Software is the program of instruction and data that controls the operation of a computer and enable the computer to carry out a task. Software एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जिनको आप फिजिकली हाथ तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसकी वर्किंग को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो है वो आप जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होगा वो उसके ऊपर वो कैरी आउट करेगा और आपको टास्क जो है वो परफॉर्म करके साइड में है। वो उसके बाद सीपीयू के पास जाएगा। सीपीयू जो है वो अपने मेमोरी में उसको स्टोर करेगा और स्टोर करने के बाद उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करेगा और आउटपुट डिवाइस को देगा और वो आपको रिजल्ट देगा। आउटपुट डिवाइसेस में आपके पास स्क्रीन आ सकती है, कोई प्रिंटर आ सकता है। फर्दर हम इसको आगे लेक्चर में पास जो कनेक्टिविटी वो आपके पास PS2 कनेक्टिविटी आती थी। अब जो है वो USB कीबोर्ड और USB माउसेस मौजूद हैं। आप किसी भी USB पोर्ट में आप उनको लगाएं और वो एक्टिव हो जाते हैं। इससे पहले जो पुराने कीबोर्ड माउस आते थे, जब आप उनको यूज भी करते थे तो आपको जो था वो रीबूट की जरूरत पड़ती थी और जब तक आपका PC रीबूट नहीं होता था वो आपका कीबोर्ड या माउस जो था वो एक्टिव नहीं होता था। उसके बाद आपके पास आते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट अगर हम सिंपली इसको डिस्कवर करें तो आउटपुट जस्ट द रिवर्स ऑफ एन इनपुट। जो आपने इनपुट दी होगी वो आपको जो होगा वो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा आउटपुट में। Output it supplies the information and the result of computation to the outside world. Monitors, LCD, LED, ये मॉनिटर्स को पहले CRT भी कहा जाता था के तहत रे ट्यूब्स के जो कि बड़े बड़े मॉनिटर्स हुआ करते थे। मॉनिटर्स की एग्जांपल आपके पास टेलीविजन्स हैं। अगर आपके घर में पुराने यूज होते हैं तो वो जो थे वो उनको मॉनिटर्स कहा जाता था। LCDs आपके पास उसके बाद एक यूनिफॉर्म शेप आई, उसके बाद LED आई जो कि फर्दर एक उसकी यूनिफॉर्म शेप है। प्रिंटर्स जो है ये कॉमन आउटपुट डिवाइसेस, इसके अलावा स्पीकर्स हैं, हेडफोन्स हैं, साउंड कार्ड है, प्रोजेक्टर स्क्रीन है और इसमें सबसे पहले हम मॉनिटर LED LCD को डिस्कस करेंगे। ये वो आउटपुट डिवाइस है जिसके ऊपर आपके पास जो रिजल्ट डिस्प्ले होगा वो आपकी स्क्रीन के ऊपर वो इंफॉर्मेशन जो होगी वो आपकी स्क्रीन पर आएगी और इसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। ये वाली स्क्रीन वो आउटपुट जो आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो उसको सॉफ्ट कॉपी भी कहा जाता है या सॉफ्ट आउटपुट कहा जाता है। उसके बाद आपके पास प्रिंटर, वो इनपुट जो आपने दी और उसका आउटपुट आपके पास सॉफ्ट कॉपी में आया और सॉफ्ट कॉपी में आप चाहते हैं कि उसको प्रिंट कर सकें तो उसके लिए प्रिंटर जो है वो यूज होता है और आपकी इंफॉर्मेशन को वो हार्ड कॉपी में तब्दील करके वो आपके पास प्रिंट फॉर्म में आ जाता है। जो आपका प्रिंटर यूज होता है जो आपके पास पेज की शक्ल में आती है इसको आप हार्ड कॉपी कहते हैं। उसके बाद आपके पास जो चीज आती है वो मेमोरी या स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं। मेमोरी वो डाटा है जहां कंप्यूटर आपके डाटे को स्टोर करता है। अब जो मेन मेमोरी है वो दो टाइप्स में डिवाइड होती है। एक आपके पास मेन मेमोरी कहलाती है और एक आपके पास सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। वो डाटा जो कि वो मेमोरी जो कि आपके डाटे को टेम्परेरली स्टोर करती है वो आपकी मेन मेमोरी कहलाती है। और जो मेमोरी आपके डाटे को प्रिजर्व करती है, अपने पास सेव करती है परमानेंटली अनटिल अनलेस आप उसको डिलीट ना करें या अल्टर ना करें या उसको एडिट ना करें, तो वो मेमोरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। जो आपकी मेन मेमोरी होगी वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है। वो तब तक जब तक आपका जो प्रोग्राम जब तक रन हो रहा होगा तो मेन मेमोरी में आपकी वो डाटा जो है वो स्टोर रहेगा। जब वो आपका जो प्रोग्राम है वो अगर कंप्लीटली रन हो जाता है तो आपकी मेन मेमोरी से वो डाटा वाश हो जाएगा। और अगर जो जो चीज़ आपने रन की है वो आप चाहते हैं कि आप उसको सेव करें तो उसको सेव करने के लिए आप सेकेंडरी मेमोरी यूज करेंगे या बैकिंग स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। और ये वाली जो मेमोरी होती है ये नॉन वॉलेटाइल होती है। प्राइमरी मेमोरी
a memory for holding data temporarily to store the program currently being executed. It is also called volatile memory. The primary memory are of two types, random access memory and read-only memory. जो प्राइमरी मेमोरी लास्ट स्लाइड में मैं आपसे जिक्र किया कि ये वॉलेटाइल होती है, ये तब तक काम करती है जब तक आपका जो डाटा है वो एग्जीक्यूट हो रहा है या वो रनिंग कंडीशन में है। जो प्राइमरी मेमोरी है वो आपके पास दो टाइप्स में आती है। एक को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम कहते हैं और दूसरी को हम रीड ओनली मेमोरी रोम कहते हैं। टेक्निकली इनके नाम ये हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपके पास रैंडम रैम क्या होता है। रैम जो है वो मेजर पोर्शन है आपकी प्राइमरी मेमोरी का और जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उसकी मेमोरी जो है वो रैम को यूज करेगा। और ये क्योंकि वोलेटाइल मेमोरी है तो इन केस आपका जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रिसिटी बैकग्राउंड की ब्रेकडाउन की वजह से अगर वो शट डाउन हो जाएगा तो आपका जो डाटा होगा रैम में वो लॉस हो जाएगा, या किसी और वजह से आपका कंप्यूटर जो है वो शट डाउन हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा तो आपका जितना भी डाटा होगा रैम का वो लॉस हो जाएगा और आपको दोबारा से उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। रैम के आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक को स्टैटिक रैम कहते हैं और एक को डायनेमिक। जो स्टैटिक रैम क्या है, वो तब तक चलता है जब तक उस मेमोरी रिटेन करती है एक प्रोसेस को, जब तक उसमें पावर मौजूद रहेगी, मतलब जब तक आपके सिस्टम को पावर मिलती रहेगी वो उसके अंदर जो है वो रैम उस मेमोरी जो स्टैटिक रैम है वो उस प्रोग्राम को रिटेन करेगा। ये बेसिकली स्टैटिक रैम जो होते हैं ये यूज किए जाते हैं टू सपोर्ट द प्रोसेसर, और ये कैशे और इंटरनल जो रजिस्टर्स होते हैं सीपीयू के उसमें स्टैटिक रैम जो है वो यूज की जाती है। क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली है इसलिए आप इसको जो नॉर्मल पीसी है जो कि कंज्यूमर पीसी जिसको कहते हैं वो स्टैटिक रैम को एज अ रैम यूज़ नहीं करते। वो बेसिकली ये यूज़ होता है उन सीपी उन प्रोसेसर्स के कैशे और उनके जो सीपीयू रजिस्टर्स होगा उसके लिए यूज़ किया जाता है। जो डायनेमिक रैम है वो आपकी नॉर्मल रैम जिनको आप रैम के नाम से जानते हैं अपनी पीसी के अंदर, वो उनको नीड्स कंटिन्यू रिफ्रेशिंग इन ऑर्डर टू मेंटेन द डाटा। डी रैम इज यूज फॉर कंप्यूटर मेन मेमोरी, आपकी मेन मेमोरी होती है डी रैम की, स्लो एंड कंज्यूम्स मोर पावर। जो आपकी डायनेमिक रैम होती है ये आपकी जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि आपकी नॉर्मल रैम होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पीसी है, आपका जो घर का सीपीयू है, लैपटॉप है या आपका मोबाइल फ़ोन है या आपका डेस्कटॉप है, तो अगर उसकी रैम कम होगी और उसके ऊपर आप बिगर ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई बड़ी एप्लीकेशन रन करना चाहते हैं तो आपका जो पीसी है वो हॉल्ट हो जाएगा, आपको वो बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। या जो मल्टीटास्किंग आप करना चाह रहे हैं या मल्टी प्रोग्रामिंग आप रन करना चाह रहे थे वो आपको क्लोज करनी पड़ती है। तो लिहाजा आपका जो डायनेमिक रैम जो रैम होगी वो जितनी ज़्यादा साइज में होगी आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके लैपटॉप या पीसी या टैबलेट या डेस्कटॉप सिस्टम में, तो उतना ही एफिशिएंटली आपका जो सिस्टम है वो परफॉर्म करेगा। और इसके साथ साथ आपकी जो स्टैटिक रैम होगी ये जितनी ज़्यादा होगी, ये वाली जो स्टैटिक रैम है ये आजकल नाउ डेज ये कैशे के साथ आपने अगर सुना हो कि ये 32 MB या 64 MB या 128 MB कैशे के साथ प्रोसेसर स्पीड के साथ आपको जो है वो प्रोसेसर अवेलेबल है। और जो आपकी रैम्स है नॉर्मल वो आप 4 GB, आजकल जीबीज में यूज होता है, 4 GB 8 GB आपके पास जो है वो रैम आप सिस्टम में यूज करते हैं। उसके बाद आता है आपके पास रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी को सिर्फ रीड कर सकता है और राइट नहीं कर सकता। ये जो डाटा है ये नॉन वोलेटाइल है और ये कभी भी जो डाटा है इसको कभी कभार ही ज़रूरत पड़ती है अपडेशन के लिए, और ये स्पेशल फर्मवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जिनको ये रन करते हैं। जैसे आपकी जो फॉर एग्जांपल जो रोम की अगर एग्जांपल लें तो आपकी जो बायोस है वो एक दफ़ा लिख दी जाती है मदरबोर्ड की, तो वो जो उसमें लिख दिया जाता है और उसी तरह आपकी बायोस जो है वो परफॉर्म की जाती हैं। बहुत रेयर केसेस में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है इनकी इनका जो फर्मवेयर है
वो अपडेट होता है रोम के अंदर, जो आपकी बायोस हैं वो अपडेट होती हैं, अदरवाइज आपको 2 3 4 साल तक आपके फर्मवेयर जो हैं वो अपडेट नहीं होते। उसके बाद आपके पास सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं। तो दीज आर द परमानेंट मेमोरी ऑफ द सिस्टम, और आपके बेसिकली इन ये आज जो मेन सिस्टम के साथ डिस्कस की जाती हैं वो दो तरह की हैं। एक आपके पास मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस हैं जिनको हम फर्दर जो आपका एक टॉपिक है बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस, उनमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो पीसी में यूज़ करते हैं नॉर्मली, आपके पास जो आती हैं जो कि एम्बेडेड होती हैं, वो आपके पास एक मैग्नेटिक डिस्क होती है और एक आपके पास ऑप्टिकल डिस्क। जो मैग्नेटिक डिस्क होती है वो आपके पास हार्ड ड्राइव की सूरत में है, और जो ऑप्टिकल डिस्क होती है वो आपके पास सीडी या डीवीडी या ब्लू रे, जो भी आप इसको नाम दें, और सीडी रोम या डीवीडी रोम या डीवीडी राइटर के थ्रू आप डाटा को आप एक्सेस करते हैं। मैग्नेटिक डिस्क जो होती हैं, दीज आर द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक डायरेक्शन के थ्रू में ये अपना डाटा जो है वो स्टोर करती है। इसकी दो टाइप्स हैं, एक आपके पास हार्ड डिस्क आती है और दूसरी आपके पास फ्लॉपी डिस्क आती है। तो हार्ड डिस्क जो होती है ये फास्टर है फ्लॉपी डिस्क से, और इसका जो एक्सेस रेट है वो ज़्यादा है। कैन रीड एंड राइट एंड कैन सेव अप टू several terabytes, now become smaller in size। इससे पहले जो आपकी हार्ड ड्राइव्स होती थी वो उस लिहाज से तो फास्ट थी। अर्ली 2000 में आपके पास हार्ड ड्राइव जो थी वो आईडीई में आती थी। इसको बेकिंग स्टोरेज डिवाइसेस में जब हम आएंगे, हम इसको थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे। आपके पास आईडीई हार्ड ड्राइव आती थी। उसके बाद वो जो आईडीई हार्ड ड्राइव थी उसको और फास्ट करने के लिए आप आए साटा के ऊपर। साटा जो थी वो आईडीई से ज़्यादा फास्टर थी, और आजकल अगर आप साइज के ऊपर भी देखें और इसकी डेटा रीड और राइट के एक्सेस के ऊपर देखें, इसकी हार्ड ड्राइव की स्पीड के ऊपर देखें, तो आपके पास जो एसएसडी हार्ड ड्राइव्स हैं वो आपके पास मार्केट में अवेलेबल है, जो कि आपके सिस्टम को काफ़ी फास्ट बनाती है, और उनका साइज आपके पास जो है वो मिलीमीटर्स में आ जाता है। फ्लॉपी डिस्क आजकल ये यूज नहीं आते। लास्ट जो कुछ पीसीज ब्रांड्स ने बनाए थे जैसे एचपी डेल कॉम्पैक्ट, तो वो 2002 में जितने सिस्टम्स प्रोड्यूस हुए थे उनका सिर्फ 2% सिस्टम्स में जो थे ये फ्लॉपी डिस्क जो थी वो प्रोवाइड की गई थी बाय द वेंडर, और इनका जो साइज होता था वो 1.44 MB यूजर के लिए आता था। जो कंज्यूमर सिस्टम्स थे उनकी जो फ्लॉपी डिस्क का साइज था वो 1.44 MB था, और ये जो थे वो फ्लॉपी ड्राइव पे रन होते थे। ये भी मैग्नेटिक टेप्स ही इसके अंदर होती थी, और जो फ्लॉपी ड्राइव था वो डेटा को रीड एंड राइट करता था। आजकल इनको जो है वो आपके फ्लॉपी जो ड्राइव्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया आपके यूएसबीज ने, और यूएसबी आपके पास जो है वो जीबीज एंड टेराबाइट्स में आपके पास अवेलेबल है, जिसमें आप अपना डाटा जो है वो स्टोर। उसके बाद आपके पास आता है ऑप्टिकल डिस्क। ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडियम है, और एक लो पावर्ड लेजर बीम को यूज की टेक्नोलॉजी को यूज करता है, और आपकी जो डिस्क है उसको रीड या राइट करता है, डॉट्स की सूरत में उसको कन्वर्ट करता है, जो कि डाटा जो है वो बाद में उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी फर्दर जो एग्जांपल्स आपके पास सीडी रोम है, सीडी राइटर है, सीडी री राइटेबल है, आपके पास डीवीडी रोम है, आपके पास डीवीडी री राइटेबल है, डीवीडी रैम्स हैं, आपके पास ब्लू रे टेक्नोलॉजीज है। प्रोसेसर और सीपीयू, arithmetic and logic unit and control unit are jointly known as central processing unit। ये जो the brain of a computer performs data processing operation control the working of the entire system। बेसिकली जो आपका सीपीयू है या प्रोसेसर है ये आपका ब्रेन कहलाता है आपके सिस्टम का। ये तमाम वर्किंग जो होती है वो आपके इनपुट डिवाइसेस, आपकी जो आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो उन सारी चीज़ों को कंट्रोल प्रोसेसर करता है। प्रोसेसर ही इनसे डाटा इनपुट की सूरत में लेता है, उसको प्रोसेस करता है, उसके ऊपर वर्किंग करता है, ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, और आपके आउटपुट को और आपके जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको जो है वो आपका रिजल्ट इनपुट जो आपने मांगा होता है आउटपुट की सूरत में वो आउटपुट आपको मिल जाता है।
ये तमाम आपके सिस्टम की जो वर्किंग है उसको अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU जिसको कहते हैं, द प्लेस वेयर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन of the instruction take place. All calculations are performed here. It consists of circuits that perform arithmetic as well as logical operation. जो आपका ALU है वो आपकी तमाम एग्जीक्यूशन प्रोसेसर या CPU के अंदर जो है उसके ऊपर वो काम करता है। वो इनपुट भी लेगा, वो सिग्नल्स को भी कंट्रोल करेगा, वो उसके ऊपर कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करेगा, वो लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करेगा, और रिजल्ट जो है वो जो प्रोसेसर को हेल्प करेगा, जो प्रोसेसर की इट इज अ प्रोसेसर जो कि आउटपुट आपके पास जो है वो परफॉर्म करके वापस रिजल्ट आउटपुट की सूरत में आ जाता है। कंट्रोल यूनिट, इट एक्ट एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर. It manages and coordinates the entire computer system. It get information from the main memory. It issues signal to control every other unit of the system. ये नर्वस सिस्टम कहलाता है आपके कंप्यूटर में फॉर द टू कंट्रोल द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर. ये कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है इंटायर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर और मैनेजेस करता है इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स को, और इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन गैदर करता है फ्रॉम द मेन मेमोरी, और जितने भी सिग्नल्स आपके सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उनको जो है वो कंट्रोल करता है टू कम्युनिकेट विद द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम. इसके अलावा कुछ अदर डिवाइसेस हैं जिनको पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, जो कि आपके सिस्टम के साथ जो है वो अटैच्ड होती हैं. सबसे पहले आपके पास एक स्कैनर आता है. ये आपका जो है वो इनपुट डिवाइस में इसका शुमार होता है, जो कि आपकी फिजिकल कॉपी को जो आपके उसको कॉपी करता है, उसको स्कैन करता है और उसको रीडेबल या डिजिटल इमेज की सूरत में आपके कंप्यूटर में कन्वर्ट कर देता है. उसके बाद आपके पास स्पीकर या हेडफोन्स आते हैं. ये आउटपुट डिवाइसेस में इनका शुमार होता है, और ये जो इंफॉर्मेशन आप सुनना चाह रहे होते हैं कंप्यूटर से, वो आपको वो प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप जो है कोई साउंड सुनते हैं या म्यूजिक सुनते हैं. माइक्रोफोन जो है वो आपकी इनपुट डिवाइस में इसका शुमार होता है. ये बेसिकली आपकी जो वॉइस है उसको रिकॉर्ड करता है या कम्युनिकेशन में हेल्प आउट करता है ऑन द इंटरनेट. जैसे आप किसी ऐप को यूज कर रहे हैं चैटिंग के लिए, या आप कोई वीडियो कॉल कर रहे हैं आपके सेल फोन के ऊपर या लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर, तो माइक जो है वो आपकी वॉइस को इनपुट के तौर पे रिसीव करता है, और आपका जो स्पीकर या हेडफोन होगा वो उसको आउटपुट की सूरत में बाहर देगा. उसके बाद आपके पास जो वेब कैम है, ये आपका इनपुट डिवाइस है जो कि आपकी पिक्चर को या वीडियोस को उसको रिकॉर्ड करता है, और ये इसके अलावा ये आपकी पिक्चर को ट्रांसमिट करता है ऑन द रियल टाइम, जो कि आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर जो है वो जो अदर एंड पे यूजर होगा वो आपको इजीली देख सकता है. गेम कंट्रोलर जो है वो गेम को ये भी इनपुट डिवाइस है, और ये गेम्स को कंट्रोल करने के लिए जो कंप्यूटर गेम्स हैं उनको यूज करने के लिए आपके गेम कंट्रोलर यूज होते हैं. डिजिटल कैमराज जो है वो आपने डिजिटल कैमरा यूज करते हैं बेसिकली पिक्चर या वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए. तो अगर आप अपने सिस्टम जो कैमरा को अटैच करें फ्रॉम एज अ यूएसबी पोर्ट कंप्यूटर के साथ, तो आप जो इमेजेस हैं वो इजीली अपने कंप्यूटर पे शिफ्ट या. इसके बाद हम आते हैं सॉफ्टवेयर के बाद. सॉफ्टवेयर जो है वो आपके पास दो तरह के हैं. एक जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, और एक आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर, द सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली वो प्रोग्राम है जो आपके डायरेक्टली आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर रन हो, और उसकी कैपेबिलिटी हो कि वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी रन कर सकें. जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो इसके दो टाइप्स हैं. एक आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आप वाकिफ हैं, जैसे आप अपने पीसीज पर यूज करते होंगे, जैसे आपका विंडोज 10 है, लिनक्स वगैरह. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपके पास जो है वो एंटीवायरस आता है, डिस्क टूल आते हैं, आपके पास जो है वो डिस्क स्कैनर्स वगैरह आते हैं. वो यूटिलिटीज जो कि पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के, और डायरेक्टली आपके जो हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकें या उनके ऊपर रन हो सकें,
वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आपके पास आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो कि स्पेशली किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज हो। वो जो प्रोग्राम एजुकेशनल हो सकता है, उसका कोई बिजनेस पर्पस हो सकता है, या किसी चीज में वो कंज्यूमर जो है वो उसको प्रोसेस करे, या उसे कोई प्रोडक्टिविटी या क्रिएटिविटी या कोई कम्युनिकेशन के लिए यूज करे। फॉर एग्जांपल आपके पास जो MS ऑफिस है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हैं, आपके पास जो है वेब ब्राउजर्स हैं, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जो कि बेसिकली डायरेक्टली आपके हार्डवेयर को कंट्रोल तो नहीं करते, लेकिन ये रन होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। थैंक यू क्लास।